फिल्म की शुरुआत भारत की पवित्र गंगा नदी के दृश्यों से होती है। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानों, तीर्थ स्थलों और गांवों से होती हुई आगे बढ़ती है। इसी नदी के किनारे एक सीधा साधा, बेफिक्र और घुमक्कड़ युवक रहता है, राजू। राजू का न कोई स्थायी स्थान है, न परिवार और न बड़ी संपत्ति। वह अपनी डफली बजाकर गीत गाता है और जो कुछ लोग प्रेम से दे देते हैं, उसी से अपना पेट भरता है। वह स्वयं को पूरे देश का बेटा मानता है। उसके लिए वही धरती उसका घर है, जहाँ गंगा बहती है और जहाँ लोगों के हृदय में सच्चाई और प्रेम जीवित है। राजू भोला अवश्य है, लेकिन उसके भीतर छल कपट नहीं है। वह इंसान में अच्छाई देखता है और मानता है कि बुरा व्यक्ति भी प्रेम से बदल सकता है। एक रात डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला कर देता है। वे गोलियां चलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जानवर और अनाज लूटते हैं तथा लोगों को आतंकित कर देते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। भागते समय गिरोह के सरदार के पैर में गोली लग जाती है। अपने साथियों से बिछड़कर वह जंगल में घायल अवस्था में गिर पड़ता है। उसी रास्ते से राजू गुजर रहा होता है। अंधेरे में उसे एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक दिखती है। घायल आदमी राजू से पूछता है कि उसके पास कोई हथियार है या नहीं। राजू बड़ी मासूमियत से अपनी चीजें निकालने लगता है और हथियार के नाम पर एक छोटा सा कांटा दिखाई देता है। उसकी सादगी देखकर घायल आदमी को विश्वास हो जाता है कि वह पुलिस का आदमी नहीं है। राजू समझता है कि यह शायद कोई पुलिस अधिकारी है जिसे डाकुओं ने गोली मार दी है। वह बिना कोई प्रश्न किए उसके घाव पर पट्टी बांधता है और उसे पास के खंडहर में ले जाता है। उसके पास भोजन के नाम पर केवल कुछ रोटियां और थोड़ी सी सब्जी है। पीने के लिए उसने गंगाजल बचाकर रखा हुआ है। राजू अपना पूरा भोजन और गंगाजल उस अजनबी को दे देता है। घायल व्यक्ति बेहोश होता है तो उसके कपड़ों से गहने बिखर जाते हैं। राजू फिर भी उस पर संदेह नहीं करता। उसे लगता है कि बेचारा शायद डाकुओं से किसी का धन बचाकर भाग रहा था। राजू खंडहर से बाहर निकलता है तो कुछ हथियार बंद लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे बांधकर बीहड़ों के बीच में अपने गुप्त अड्डे पर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर राजू को पता चलता है कि जिन लोगों को वह पुलिस से बचने वाला समझ रहा था, वे स्वयं डाकू हैं। और जिस घायल व्यक्ति की उसने जान बचाई, वह उस गिरोह का सरदार है। गिरोह का सबसे खतरनाक आदमी है राका। राका निर्दयी, गुस्सैल और शक करने वाला व्यक्ति है। वह मानता है कि राजू कोई साधारण गायक नहीं, बल्कि पुलिस का जासूस है। उसका तर्क है कि राजू ठीक उसी समय जंगल में कैसे पहुंच गया जब उनका सरदार घायल पड़ा था। राका और उसके साथी राजू को मार देना चाहते हैं, लेकिन सरदार उनका विरोध करता है। वह कहता है कि राजू ने उसे पहचानने के बाद नहीं, बल्कि एक अनजान घायल इंसान समझकर बचाया था। राजू ने उसे अपना भोजन खिलाया है, इसलिए अब राजू उसके लिए मेहमान है और गिरोह का कोई व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरदार के आदेश के कारण राजू की जान बच जाती है। वह कुछ समय के लिए डाकुओं के अड्डे पर रहने लगता है। सरदार की एक सुंदर, चंचल और निडर बेटी है, कम्मो। राजू की पहली मुलाकात कम्मो से अच्छी नहीं होती। दोनों आपस में टकरा जाते हैं और गुस्से में कम्मो उसे थप्पड़ मार देती है। बाद में उसे पता चलता है कि इसी युवक ने उसके पिता की जान बचाई है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह राजू से माफी मांगती है। धीरे धीरे दोनों की नोक झोंक दोस्ती में बदल जाती है। कम्मो राजू को बंदूक चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन राजू बंदूक से डरता है। वह समझ नहीं पाता कि लोग आपस में बात करने की बजाय हथियार क्यों उठाते हैं। कम्मो उसके भोलेपन पर हंसती भी है और उससे प्रभावित भी होती है। कुछ ही समय में वह राजू से प्रेम करने लगती है। राजू भी उसके प्रति आकर्षित होता है,
लेकिन प्रेम की अपनी भावनाओं को बहुत मासूम ढंग से समझता है और व्यक्त करता है। राका को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह लंबे समय से कम्मो से शादी करना चाहता था। उसे विश्वास था कि सरदार के बाद गिरोह और सरदार की बेटी दोनों पर उसी का अधिकार होगा। अब उसके रास्ते में राजू आ गया है। राका के प्रति आकर्षित बिजली नाम की युवती उसे पाने की कोशिश करती है, मगर राका की नज़र केवल कम्मो और गिरोह की सत्ता पर है। राजू को डाकुओं का जीवन अच्छा नहीं लगता। वह देखता है कि सभी लोग हथियार लेकर घूमते हैं और पुलिस का नाम सुनते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कम्मो उसे समझाती है कि उसके पिता और गिरोह के लोग साधारण अपराधी नहीं हैं। अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, इसलिए ये डाकू अमीरों से धन छीन कर गरीबों में बांट देते हैं। राजू को इसमें समाजवाद जैसा विचार दिखाई देता है। उसे लगने लगता है कि शायद इन लोगों के तरीके कठोर हैं, लेकिन इनका उद्देश्य बुरा नहीं है। वह अस्थायी रूप से गरीबों की रक्षा करने वाला बनकर डाकुओं को मारने लगता है। सरदार भी राजू की सरलता से प्रभावित है। उसे लगता है कि राजू जैसा ईमानदार आदमी कम्मों के लिए राका से कहीं बेहतर है। अड्डे पर रहने वाले परिवारों और बच्चों से भी राजू को लगाव हो जाता है। वहीं रहने वाली मीराबाई, जिसे लोग भौजी या माई कहते हैं, राजू की बातों में आशा देखती है। वह स्वयं डाकू परिवार का हिस्सा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए गोलियां और खून से अलग भविष्य चाहती है। एक अमीर जमींदार की बेटी का विवाह होने वाला है। राका को पता चलता है कि दुल्हन के लिए बहुत महंगा हार बनवाया गया है। गिरोह पहले से ही पास के राजगढ़ पर हमला करने की योजना बना रहा है, इसलिए राका तय करता है कि रास्ते में विवाह को भी लूट लिया जाएगा। डाकू संगीतकारों और बारातियों के वेश में शादी में घुसेंगे। राजू को आगे रखा जाएगा क्योंकि वह सचमुच डफली बजाता है और गाता है। उसे असली योजना नहीं बताई जाती। राजू खुशी खुशी बारात में गाता बजाता घूमता है। उसे लगता है कि वह केवल विवाह में मनोरंजन करने आया है। वह मिठाइयाँ खाता है और विवाह की रस्में देखता है। तभी राका और उसके साथी हथियार निकाल लेते हैं। पल भर में संगीत गोलियों और चीखों में बदल जाता है। डाकू मेहमानों से गहने छीनने लगते हैं, भागने की कोशिश करने वालों पर हमला करते हैं। राजू की आंखों के सामने नवविवाहित दूल्हे की हत्या कर दी जाती है। दुल्हन विदाई के पहले ही विधवा हो जाती है। डाकू उसके गले से कीमती हार चुराने लगते हैं। इस घटना से राजू की आंखें खुल जाती हैं। वे समझ जाता है कि अमीरों से धन लेकर गरीबों में बांटने की कहानी अधूरी है। यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है और एक नवविवाहिता का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। हिंसा किसी अच्छे उद्देश्य को भी अच्छा नहीं रहने देती। राजू डाकुओं से अलग होकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचता है। वह विवाह पर हुए पूरे हमले की जानकारी देता है और बताता है कि गिरोह अब राजगढ़ पर हमला करने वाला है। पुलिस को भी विवाह पर हुए हमले की खबर मिल चुकी होती है। अधिकारी राजू की बात पर विश्वास करता है और अपनी टुकड़ी राजगढ़ भेज देता है। वह कहता है कि इस बार पूरे गिरोह को घेर कर समाप्त कर दिया जाएगा। यह सुनते ही राजू घबरा जाता है। वह डाकुओं के अपराधों से दुखी है, लेकिन उन सभी को मरवाना नहीं चाहता। उनके अड्डे पर औरतें, बच्चे और ऐसे लोग भी हैं जो परिस्थितियों के कारण उस जीवन में फंसे हुए हैं। राजू अधिकारी से उन्हें आत्मसमर्पण का अवसर देने की प्रार्थना करता है, लेकिन पुलिस का तर्क है कि इन डाकुओं ने अनेक हत्याएं की हैं और हथियार लेकर घूमने वालों से केवल निवेदन करके निर्दोष लोगों को नहीं बचाया जा सकता। राजू किसी भी पक्ष की मौत स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए जिस पुलिस को उसने डाकुओं की सूचना दी थी, अब उन्हीं डाकुओं को पुलिस के जाल से बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। राजू अड्डे पर पहुंचकर राका और बाकी डाकुओं को बताता है कि राजगढ़ में पुलिस उनका इंतजार कर रही है। राका तुरंत समझ जाता है कि पुलिस को सूचना राजू ने ही दी होगी। राजू झूठ बोलने की बजाय सच स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि विवाह में हुए खून खराबे के बाद वह पुलिस के पास गया था।
लेकिन जब पुलिस ने सभी को मारने की बात कही तो वह उन्हें चेतावनी देने लौट आया। राका उस पर विश्वास करता है। पुष्टि करने के लिए वह गिरोह के एक आदमी को राजगढ़ भेजता है। वहां तैनात पुलिस उस आदमी को गोली मार देती है। अब गिरोह में सभी राजू को मुखबिर मानने लगते हैं। कुछ लोग उसकी हत्या करना चाहते हैं, मगर कम्मू, मीराबाई और कई परिवार उसका पक्ष लेते हैं। वे कहते हैं कि वह सचमुच दोनों ओर का खून रोकने के लिए लौटा था। राजू की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। राका कम्मू को वही हार देता है जिसे विवाह में दुल्हन से छीना गया था। हार देखते ही राजू को उस विधवा बनी दुल्हन का चेहरा याद आ जाता है। अब उसे स्पष्ट हो जाता है कि वह इस जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। वह कम्मू से प्रेम करने के बावजूद अड्डा छोड़कर जाने का निश्चय करता है। कम्मो राजू को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे समझाती है कि गिरोह में सभी लोग राका जैसे नहीं हैं। उसके पिता ने भी जीवन में अन्याय सहने के बाद हथियार उठाए, लेकिन राजू कहता है कि अन्याय का बदला किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार करके नहीं लिया जा सकता। वह कम्मो से अपने साथ चलने के लिए कहता है। कम्मो अपने पिता और अपने लोगों को छोड़ने में असमर्थ है। राजू भी हत्या और लूट के बीच नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। राजू के जाते समय कम्मो बुरी तरह टूट जाती है। वह अपने प्रेम को रोकने के लिए पुकारती रहती है, लेकिन राजू भारी मन से उससे दूर चला जाता है। अब राका के लिए रास्ता खुला दिखाई देता है। वह सरदार के विरुद्ध गिरोह के असंतुष्ट लोगों को भड़काता है। उसका कहना है कि सरदार अपनी बेटी और राजू के कारण कमजोर हो गया है और पुलिस के सामने झुकने की बात कह रहा है। गिरोह दो हिस्सों में बंटने लगता है। राका सत्ता हथियाने के लिए सरदार के विरुद्ध खुला विद्रोह कर देता है। सरदार अब भी चाहता है कि गिरोह के लोग बिना कारण खून न बहाएं। वह राजू की सच्चाई और उसकी बातों को समझने लगता है। राका इसे कमजोरी मानता है। संघर्ष के दौरान राका सरदार की हत्या कर देता है और स्वयं गिरोह का नया मुखिया बन बैठता है। कम्मो अपने पिता की मौत से टूट जाती है। राका उसे बताता है कि अब सरदार भी वही है और गिरोह के फैसले भी वही करेगा। वह कम्मो को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। राजू को पकड़ लिया जाता है और अड्डे पर बंदी बनाकर रखा जाता है। राका का इरादा है कि पहले राजू को रास्ते से हटाया जाएगा, फिर कम्मो से विवाह किया जाएगा। मगर कम्मो, मीराबाई और कुछ अन्य लोग राका की क्रूरता के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। मीराबाई की सहायता से राजू और कम्मो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। राजू और कम्मो पुलिस के पास पहुंचते हैं। अब पुलिस को सरदार की हत्या, राका के विद्रोह और डाकुओं के अड्डे की स्थिति का पता चल जाता है। पुलिस अधीक्षक इसे गिरोह को हमेशा से खत्म करने का सही अवसर मानते हैं। वह बड़ी संख्या में सशक्त पुलिसकर्मियों के साथ चारों ओर से अड्डे को घेरने की योजना बनाते हैं। राजू फिर कहता है कि पूरे अड्डे पर हमला हुआ तो डाकुओं के साथ उनकी पत्नियां और बच्चे भी मारे जाएंगे। अधिकारी पूछता है कि पुलिस के पास दूसरा क्या रास्ता है। अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करते और हमला जारी रखते हैं तो कानून उन्हें खुला कैसे छोड़ सकता है। राजू पहली बार समझता है कि केवल पुलिस को दोष देने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक डाकू स्वयं बंदूक नहीं छोड़ेंगे, पुलिस को भी हथियार उठाने का कारण मिलता रहेगा। वह फैसला करता है कि पुलिस के हमले से पहले वह एक बार फिर अड्डे पर जाएगा और डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मनाएगा। कम्मो को डर है कि राका उसे देखते ही मार डालेगा, लेकिन राजू कहता है कि यदि वह डरकर पीछे हट गया तो दोनों तरफ मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। राजू निहत्था होकर दोबारा डाकुओं के अड्डे पर पहुंचता है। राका उसका मजाक उड़ाता है। उसके लिए राजू एक कमजोर आदमी है जो बंदूक के सामने प्रेम और सत्य की बातें करता है। लेकिन राजू इस बार केवल राका से नहीं, पूरे गिरोह और उनके परिवार से बात करता है। वह पुरुषों से पूछता है कि वे अपने बच्चों के लिए कैसी जिंदगी छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या उनके बेटे भी बड़े होकर बंदूक उठाएंगे?
क्या उनकी बेटियां हमेशा पुलिस के हमलों से डरती रहेंगी? क्या हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी का मौत का बदला लेती रहेगी? वह कहता है कि आत्मसमर्पण कायरता नहीं है। असली बहादुरी हत्या करने में नहीं, बल्कि अपने अपराधों का परिणाम स्वीकार करके अपने बच्चों को नया भविष्य देने में है। मीराबाई और दूसरी औरतें राजू का समर्थन करती हैं। वे वर्षों से अपने पतियों और बेटों की हर बार डाके पर जाते हुए इस डर में विदा करती हैं कि शायद वे वापस नहीं आएंगे। गिरोह के कई सदस्यों के मन बदलने लगते हैं। राका उन्हें उकसाता है कि पुलिस उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। हथियार डालते ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजू उनसे किसी झूठी स्वतंत्रता का वादा नहीं करता। वह स्पष्ट कहता है कि उन्हें अपने अपराधों की सजा मिल सकती है, लेकिन आत्मसमर्पण करने पर कम से कम उनके परिवार जीवित रहेंगे और उनके बच्चों को अपराधी बनकर नहीं जीना पड़ेगा। धीरे धीरे राका का भय कमजोर पड़ने लगता है। अब लौट चलें। पुलिस चारों दिशाओं से बीहड़ की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर राजू डाकुओं, उनकी पत्नियों और बच्चों को अड्डे से बाहर लेकर चल पड़ता है। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। वह सबसे आगे चलता हुआ उनसे कहता है कि अब उस दुनिया में वापस लौटने का समय आ गया है जहाँ खेत हैं, घर हैं, स्कूल हैं और बच्चों के लिए भय से अलग जीवन है। डाकू एक एक करके अपनी बंदूक नीचे रख देते हैं। औरतें और बच्चे उनके साथ हैं। पूरा समुदाय बीहड़ों से निकलकर समाज की ओर लौट रहा है। इसी यात्रा के दौरान राजू ने पुकारता है, अब लौट चलें। कम्मो पुलिस दल के साथ उस दिशा में पहुंच रही है। उसे भय है कि राका राजू को मार सकता है और पुलिस जल्दबाजी में पूरे गिरोह पर गोली चला सकती है। पुलिसकर्मी सामने हथियार ताने खड़े हैं। डाकुओं के कुछ लोग भी आखिरी क्षण तक डर और संदेह में हैं। दोनों पक्षों की उंगलियां बंदूकों के घोड़ों पर हैं और केवल एक गोली पूरे क्षेत्र को युद्ध भूमि बना सकती है। लेकिन राजू दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो जाता है। वह पुलिस को दिखाता है कि डाकू अपने परिवारों के साथ आए हैं और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर वह डाकुओं से कहता है कि यदि वे सच में नया जीवन चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी शर्त बंदूकें जमीन पर रखनी होंगी। अंततः हथियार एक एक करके धरती पर गिरने लगते हैं। राका का हिंसा और भय से खड़ा प्रभाव टूट जाता है। गिरोह के लोग उसके आदेश से अधिक अपने बच्चों के भविष्य को चुनते हैं। पुलिस भी गोली चलाने के बजाय आत्मसमर्पण स्वीकार करती है। अधिकारी विश्वास दिलाते हैं कि स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने और परिवारों को हिंसा से बाहर लाने की बात को ध्यान में रखते हुए कानून यथासंभव दया और न्याय से काम लेगा। फिल्म का अंत किसी डाकू की व्यक्तिगत जीत या हार से नहीं, बल्कि हिंसा के चक्र के टूटने से होता है। राजू ने न पुलिस को शत्रु माना और न डाकुओं के अपराधों को सही ठहराया। उसने दोनों पक्षों के बीच खड़े होकर यह समझाया कि न्याय केवल अपराधी को मार देने में नहीं, बल्कि अपराध पैदा करने वाली परिस्थितियों को बदलने में है। कम्मू अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन राजू के साथ उसे नई जिंदगी की आशा मिलती है, जिसमें उसे बंदूकों के बीच नहीं रहना पड़ेगा।
मीराबाई और दूसरी स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर उस समाज में लौटती हैं जिससे वर्षों से कटी हुई थी। डाकुओं को अपने अपराधों का सामना करना होगा, मगर उनके बच्चों को वही जीवन दोहराने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राजू अपनी सादगी से वह काम कर देता है जो बंदूकें नहीं कर सकी। उसने किसी युद्ध में शत्रु को नहीं हराया, उसने शत्रुता को ही समाप्त करने की कोशिश की। इसी संदेश के साथ फिल्म समाप्त होती है कि जिस देश में गंगा बहती है, वहां मनुष्य कितना भी भटक जाए, उसके लिए सच्चाई, पश्चाताप और प्रेम के रास्ते वापस लौटने की संभावना हमेशा बनी रहती है।